Hello, student. This is Mukesh, and this is our third lecture of engineering and thermodynamics. In this lecture, we will going to discuss about the work transfer. And before the understanding about the transfer of work, we have to understand that what is work. So, work can be defined as the basic mode of energy transfer. As in the mechanics, the action of force on a moving body is identified as work. दैट मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो जितनी उसमें डिस्टेंस मूव करता है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है आपका वर्क डन। तो F इक्वल्स W इक्वल्स F इंटू डी। F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है एंड W यहाँ पे वर्क है। तो इसी तरह से अपन वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। ए फोर्स इज ए मीन ऑफ ट्रांसमिटिंग एन इफेक्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो दैट मीन्स फोर्स क्या करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है या उस बॉडी को मूव करवा रहा है। तो फोर्स है वो कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई होता है तो वो उस कोई फिजिकल चेंजेस अप्लाई नहीं करता है। वो उस बॉडी को मूव करवा सकता है बट उस बॉडी की फिजिकल जो कंडीशन है उसमें वो कोई चेंजेस नहीं अप्लाई करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई कपल अप्लाई ना हो। कपल होगा तो दैट मीन्स एक ही बॉडी के ऊपर दो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है। तो दोनों डायरेक्शन से अगर सेम टाइम पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो या तो वो टेंसाइल फोर्स हो सकता है या उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है। तो उस टाइम उसके बॉडी के अंदर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। वो फोर्स की फॉर्म है लेकिन वो एनर्जी की फॉर्म नहीं है। वर्क है वो भी उसी डायरेक्शन में वर्क करता है जिस डायरेक्शन में की बॉडी मूव कर रही है फोर्स की वजह से। तो वर्क इज डन बाय अ फोर्स एज इट एक्ट्स अपॉन ए बॉडी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क ट्रांसफर इज कंसिडर्ड एज अकरिंग बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो वर्क ट्रांसफर अपने को यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो उसी चीज की स्टडी करनी है कि जो भी सिस्टम हमने सेलेक्ट किया है स्टडी के लिए, उस सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितने फोर्स की वजह से एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है और कितनी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी और उस एनर्जी की वजह से अपने को कितना वर्क डन मिलेगा। तो उस सिस्टम को अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि किस तरह से वर्क ट्रांसफर हो रहा है और किस तरह से एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है। In the thermodynamics, work is said to be done by a system if the sole effect on things external to the system can be reduced to the raising of a weight। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर आप कह रहे हैं कि वर्क डन हो रहा है तो दैट मींस उसकी वजह से उसके ऊपर जो भी वेट उसका बढ़ रहा है उसकी वजह से अगर उसके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं तो वो वर्क उसके ऊपर किया हुआ माना जाता है। तो द वेट मे नॉट एक्चुअल बी रेज्ड बट द नेट इफेक्ट एक्सटर्नल टू द सिस्टम वुड बी रेजिंग ऑफ ए वेट। ये बात अगर आप समझेंगे तो इसमें नॉर्मली ये है कि वेट है वो नॉर्मल नहीं बढ़ रहा है उसके अंदर, अगर पूरे सिस्टम के ऊपर एक्चुअली इफेक्ट को देखते हैं तब हमें ये वेट है वो रेजिंग में लगता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। अब इस एग्जांपल में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर बैटरी और मोटर और फैन तीन चीजें लगी हुई हैं। अब बैटरी की मदद से जो मोटर चल रही है वो मोटर एक फैन को रोटेट करवाने का काम कर रही है। तो जो अपना सिस्टम है वो है बैटरी और मोटर। अब उसकी वजह से जो फैन अप्लाई हो रहा है वो आपके सराउंडिंग्स के ऊपर आपका वर्क डन कंप्लीट हो रहा है। तो जो वर्क डन हो रहा है वो सराउंडिंग्स में हो रहा है, किसकी वजह से, आपके सिस्टम की वजह से। आपके सिस्टम में क्या क्या था, बैटरी और मोटर। अब हमने बात की थी कि अगर उसका वेट इंक्रीज होता है तो उसके ऊपर उसको वर्क डन को कंसीडर किया जाता है। तो इसी सिस्टम को अपन कन्वर्ट करते हैं एक वेट सिस्टम में। अगर फैन की जगह वहां पे एक हम पुली लगाते हैं और एक वेट है वो अप्लाई कर देते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम फिगर 3.2। तो वर्क ट्रांसफर है वो आपको वहां पे दिखाई देगा कि जैसे ही वो मोटर रोटेट होगी पुली की वजह से वो वेट है वो रेस होगा, वो वेट नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा। और इस तरह से हम इस वेट को कंसीडर कर सकते हैं कि जितना वेट रेस करने में उसको वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन हमें यहाँ पे इसकी फॉर्म में सराउंडिंग्स के ऊपर मिल रहा है। तो दैट मीन्स जब वो वेट ऊपर उठा तो दैट मीन वर्क डन हुआ, और वर्क डन हुआ है तो वो किसके ऊपर है, वो सराउंडिंग्स पे है। तो ये है एक सिंपल फिनोमिना ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन है तो उसके जो नॉर्मल फिनोमिनाज हैं वो हम कंसिडर करते हैं कि किस तरह से वर्क डन को कंसिडर किया जाता है कि वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा या वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। तो इसका सिंपल सा मेथड है समझने का कि जब आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग्स के ऊपर अगर कोई वर्क डन कर रहा है तो वो वर्क डन आपके क्या कहलाता है, पॉजिटिव। और अगर आपको सिस्टम के ऊपर वर्क डन देना पड़ रहा है तो वो वर्क डन आपका वहां पे क्या होगा, नेगेटिव। तो आपका जो सिंबल है इसके अंदर डब्ल्यू वो यूज किया जाता है वर्क ट्रांसफर के लिए
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव का आपके सिस्टम से वर्क डन हो रहा है सराउंडिंग, दैट मीन्स आपके सिस्टम से वर्क डन हमें मिल रहा है, तो वो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। और जब उस सिस्टम को अपने को वर्क डन करना पड़ेगा, उस सिस्टम के लिए अपने को वर्क डन देना पड़ेगा, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका वर्क डन, नेगेटिव। यूनिट होती है वर्क की न्यूटन मीटर और जूल, सेम एज एनर्जी। द रेट ऑफ विच वर्क डन इज डन बाई और अपॉन द सिस्टम इज नोन एज पावर। तो यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। नेक्स्ट टर्म है अपना पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट वर्क है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है कि कोई भी अगर सिस्टम है उसमें अगर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स की वजह से, तो कितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट में और कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से हम उसके ऊपर कैलकुलेट कर पाते हैं कितना वर्क डन हमें मिलेगा और कितना वर्क डन हमें मिल रहा है। तो इसको अगर डायरेक्टली अपन एक फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करें या समझें तो ये होता है डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ इंटू डी एल। एफ जो फोर्स सप्लाई हो रहा है, डीएल जो स्मॉल डिस्टेंस उसने कवर किया उस फोर्स की वजह से, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं फोर्स को P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, और जो आपका डीएल जो कंपोनेंट है वो है आपका एक स्मॉल डिस्टेंस कंपोनेंट। तो अब अगर हम एरिया और उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो हम उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं डीवी। तो ओवरऑल आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी डब्ल्यू इक्वल्स पी डी वी। तो इस तरह से हम वर्क डन है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपका वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स पी डी वी वर्क, where dv equals adl, infinitesimal displacement volume। तो ये सारा आपका पी एक्सप्लेन किया जाता है, वो हम इसके अंदर समझेंगे। इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो इनिशियल स्टेज आपकी 1 है जहां के ऊपर आपका प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है। अगर आपकी फाइनल स्टेज अगर 2 है तो वहां पे आपका प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, और दोनों की वैल्यू चेंज होगी। आपकी P1 एंड आपकी P1 चेंज हो जाएगी P2 में, V1 आपकी चेंज हो जाएगी V2 में। तो इस तरह से अगर आपकी दोनों वैल्यू चेंज हो रही है वहां पे, तो किस तरह से आपका सिस्टम है वो कन्वर्ट होगा, किस तरह से आपकी सिस्टम की वजह से अपने को वर्क डन मिलेगा। तो वो सिस्टम है वो अपने को डी डब्ल्यू इक्वल्स पी डी वी वर्क के अंदर कंप्लीट समझ में आ जाता है। अब पीडीवी वर्क की अगर अपन बात करें वेरियस प्रोसेसेस के लिए, तो वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और उनमें वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनके फॉर्मूलाज से, उन प्रोसेस को कंसिडर करके। फर्स्ट प्रोसेस अगर अपना है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर है अगर अपना है प्रोसेस का, तो दैट मींस पी विल बी कांस्टेंट। और अगर अपना प्रोसेस है 1 to 2, जैसे कि आपके डायग्राम 3.7 में दिखाया गया है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विल एट 2। तो आपका जो वर्क डन होगा उसको हम डिनोट कर सकते हैं W12 इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ PdV एंड द लिमिट्स विल बी V1 to V2। बिकॉज यहाँ पे प्रेशर आपका सेम है, कांस्टेंट है, चेंजेस किस में आ रहे हैं, सिर्फ वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में चेंजेस कहाँ से हैं, V1 से लेके V2 तक। यहाँ पे आपका वॉल्यूम V1 था और फाइनल पॉइंट पे आपका वॉल्यूम V2 था, तो इसकी लिमिट वही रहेगी V1 से लेके V2 तक। तो आपका फाइनल जो इसके अंदर कंपोनेंट आएगा तो वो रहेगा P इंटू V2 माइनस V1। अगर इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यूज हो जाएगी P इक्वल्स V2 माइनस V1। तो ये आपका वर्क डन है किसी भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है दैट मींस उसमें वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। आपके प्रोसेस 1 to 2 में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो V1 की वैल्यू हमेशा V2 के इक्वल रहेगी। तो सेकंड डायग्राम जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वहां पे आपकी इनिशियल स्टेज 1 है, वहां पे P की वैल्यू P1 है। एट प्रोसेस 2 आपके P की वैल्यू P2 है, बट V की वैल्यू आपकी वहां पे दोनों जगह सेम है। तो अब अगर हम वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं पी डीवी का, तो डीवी की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इसमें 0 है, तो टोटल वर्क डन वहां पे अपने को क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसके अंदर आपका वर्क डन रहेगा 0। अभी एक बात बताने की ये भी है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसको कहा जाता है आइसोबारिक और ये आइसोपेस्टिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस, जो कि आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर कहीं भी आपको गिवन है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो दैट मींस दैट विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसके अंदर उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं एक प्रोसेस जिसमें पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी एंड बी विल बी कांस्टेंट।
तो उस प्रोसेस में आपका वर्क डन क्या होगा, तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। W12 इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी लिमिटेड V1 टू V2। यहाँ पे हम देखते हैं कि P1 वो किसके इक्विवेलेंट होगा, C के। तो अगर पॉइंट 1 के ऊपर PV की वैल्यू है P1 V1, तो उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा P1 इंटू V1। या हम इसको इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि P इक्वल्स क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन V, जो कि आपका एक टोटल वैल्यू है। अब ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अपनी इंटीग्रेशन की वैल्यू में, जहाँ पे P इक्वल्स P1 V1 अपॉन V है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ इसमें रखी। आपका P1 और V1 है वो दोनों कांस्टेंट है पॉइंट 1 के ऊपर। तो अब आपकी टोटल जो वैल्यू बचती है वो बचती है dV अपॉन V। इंटीग्रेशन है वो आपका 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन होगा, जो कि आपका होता है log ln V2 अपॉन V1। तो इस तरह से आपकी जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो गई। उन लिमिट्स को अप्लाई करने के बाद V2 अपॉन V1 आ जाएगा। अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली ln V होता है 1 अपॉन V का। तो आपकी लिमिट्स अप्लाई कर दी अपने। तो अब इसके बाद अगर इसको अपन प्रोसेस को कन्वर्ट करते हैं, तो अगर ये V की जगह अपन इसको P में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो V2 अपॉन V1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। क्योंकि आपका प्रोसेस है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स P1 V1 विल इक्वल्स टू P2 V2। तो वहां से हम इसको कन्वर्ट करके वॉल्यूम को प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है जिसमें PV की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसके लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें आपकी PV की पावर n इक्वल्स कांस्टेंट होता है, जहां पे n एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको गिवन होती है हर एक प्रोसेस के लिए। तो तो इस प्रोसेस में अगर अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उस वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो PV की पावर n इक्वल्स 0.1 अगर है, तो P1 V1 की पावर n इक्वल्स 0.2, P2 V2 की पावर n इक्वल्स कांस्टेंट। दैट मीन्स आपके को दोनों जो मल्टीप्लीकेशन है, P इंटू V की पावर n का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वो 0.1 पे भी कांस्टेंट रहेगा, 0.2 के ऊपर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट होंगी एक दूसरे के। तो इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि P की वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो सकती है, P1 V1 की पावर n अपॉन V1। अगर हम इनिशियली पॉइंट अगर लेते हैं, तो यहाँ से हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे अपनी वैल्यू P इक्वल्स P1 V1 की पावर n अपॉन V की पावर n आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं जहां पे अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है। W12 इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ PdV लिमिट V1 टू V2। P की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, P1 V1 की पावर n अपॉन V1 इंटू DV। यहाँ पे आपका P1 एंड V1 की पावर n है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आपका ओवरऑल क्या बचेगा इसके अंदर, 1 अपॉन Vn इंटू DV। तो 1 अपॉन Vn इंटू DV अगर है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने के ऊपर आपके V की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा V की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n, जिसकी लिमिट आपकी रहेगी V1 टू V2। लिमिट्स अगर अप्लाई करते हैं इसमें, तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद 1 माइनस n बाहर आ जाएगा। तो P1 V1 की पावर n, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई P1 V की पावर n अपॉन 1 माइनस n इंटू V2 1 माइनस n माइनस V1 1 माइनस n। यहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी V2 माइनस V1, और दोनों की जो वैल्यू है वो है पावर है 1 माइनस n है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दोनों V2 और V1 है वो P1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। तो P2 V2 की पावर n इंटू V2 1 माइनस n। यहाँ पे P1 V1 की जगह हमने P2 V2 चूज किया है, क्योंकि P1 V1 की पावर n इक्वल्स P2 V2 की पावर n होता है। तो वहां से हमने जो V1 का कंपोनेंट है उसके लिए हमने P1 V1 रखा है, और जो V2 का कंपोनेंट है उसके लिए हमने P2 V2 कंपोनेंट रखा है। दैट मीन्स 0.2 के लिए 0.2 के कंपोनेंट्स एंड 0.1 के लिए 0.1 के कंपोनेंट, सो दैट हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए। अब यहाँ पे V2 की पावर n है और यहाँ पे V2 की पावर 1 माइनस n है, तो माइनस n से प्लस n है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आपकी पावर बचेगी ओनली 1। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस n। अब यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन है वो बाहर ले लेते हैं, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से, तो ये आपके बन जाती है इक्वेशन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स P1 V1 अपॉन n माइनस 1। इसको दोबारा से हम कन्वर्ट करना चाहें अगर प्रेशर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P2 अपॉन P1 इंटू n माइनस 1 अपॉन n। ये अपन जनरल इक्वेशन से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये था अपना नॉर्मल डेरिवेशन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, जिसमें कि पी वी की पावर एन इक्वल्स कांस्टेंट होता है। तो ये प्रोसेस जो आइसेंट्रोपिक बताया, दैट मीन्स वो प्रोसेस जिसके अंदर आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, और ये प्रोसेस है अपना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक में यही डिफरेंस है। पॉलीट्रोपिक में आपका रहता है पी वी की पावर एन इक्वल्स कांस्टेंट, और आइसेंट्रोपिक अगर है तो दैट मीन्स एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट, और एंट्रोपी के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। तो ये आपके प्रोसेसेस हैं जो कि अभी आपको बताया था। इन प्रोसेस को हम इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि पीवी इक्वल्स सी है, वो आपका प्रोसेस जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द वेरियस प्रोसेसेस इन विच पीवी की पावर एन इक्वल्स कांस्टेंट है, वो आपको दिखाई देंगे। अलग अलग कर्व लाइंस आपको दिखेंगी, जैसे जैसे इसकी लाइन बढ़ती जाती है। एन इक्वल 0 है तो वो कांस्टेंट एक लाइन होगी, तो दैट मीन्स एन इक्वल 0 के ऊपर आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दैट मीन्स एन इक्वल 0 के ऊपर जो लाइन होगी वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी। एन इक्वल्स इंफिनिटी के ऊपर आपका प्रेशर चेंज होगा बट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दैट मीन्स आपका प्रोसेस 1 to 2 अगर होता है एन इक्वल्स इंफिनिटी के ऊपर, तो वो प्रोसेस आपका कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बट उसके बीच में अगर आपके इसके एन की वैल्यू चेंज होती है, तो दैट मीन्स पी वी की पावर एन इक्वल्स कांस्टेंट जो है, तो एन की वैल्यूज वेरी करेंगी। एन की वैल्यू वेरी करती हैं तो कर्व के इंक्लिनेशन में डिफरेंस होगा, और कर्व का इंक्लाइंड है वो चेंज होता रहेगा। पी एन अगर इक्वल्स 1 है तो इसका इंक्लिनेशन कम होगा, 2 है तो इंक्लिनेशन और ज्यादा बढ़ेगा, 3 है तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। और इस तरह से जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो जाता है और पी के पैरेलल हो जाएगा और वी के परपेंडिकुलर कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिनको अपन डिफाइन कर सकते हैं उनकी स्टेप को देख के कि ये प्रोसेस कौन सा है। अगर स्ट्रेट लाइन है, वी के पैरेलल है, तो दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर है। अगर पी के पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और अगर बीच में कर्व लाइन है तो वो आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, पीवी के पावर एन इक्वल्स कांस्टेंट। तो इस तरह से आपके वेरियस प्रोसेस हैं जिनको अपन कर्व देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे जो डिनोट हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर के अंदर काफी सारे प्रोसेसेस हैं और उनके अकॉर्डिंग वर्क डन जो होता है उसके बारे में स्टडी की कि किस तरह से हम ये वर्क डन कंप्लीट करते हैं और किस तरह से ये वर्क डन हमारे काम आते हैं। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट होगी, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, पढ़ लेना और आप इनको अच्छे से समझ जाओगे। थैंक यू सो मच।